अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं। आपने बुक के साथ कॉपी पेंसिल साथ रखनी है और मार्क करना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन द टर्म एनालिसिस क्या होता है। मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, जस्ट वन लाइन डेफिनेशन आपको मैं बताता रहूँगा। और क्या है जी, एनालिसिस प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एनालिसिस। यानी जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका जो उसको स्टडी करना जो है उसको हम कहते हैं एनालिसिस, एनालाइज करना। एग्जिस्टिंग सिस्टम से क्या मुराद है? आपका जब भी कोई क्लाइंट, अगर किसी ने सॉफ्टवेयर बनवाना है, डेटाबेस बनवाना है, ठीक है, वो आप हो सकता है वो ऑलरेडी कोई सिस्टम फॉलो कर रहा हो, ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर वहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल्ड हो, डिप्लॉय हो, जिस पर वर्किंग चल रही हो, जिस पर वो काम कर रहे हो, तो वो कहलाएगा एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है। और जब आपने ज़ाहिर है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है एज ए डेवलपर, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए डेटाबेस डिज़ाइनर, तो आप क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। सेकेंड है जनाब, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एनालिसिस। ये वही वाला एनालिसिस है, सेम उसी की ज़रा डिफिनीशन है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं उसका एनालिसिस किया जाता है। द एनालिस्ट आल्सो डिटरमिन्स व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम। और वो एनालाइज करता है कि क्या नए सिस्टम में होना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट उसको करनी चाहिए। राइट द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। फिजिबिलिटी कहते हैं मुमकिन को, कि क्या आपके लिए ये प्रोजेक्ट जो है फिजिबल भी है, मुमकिन भी है कि आपको ये लेना चाहिए। तमाम हर लिहाज से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एवेल्यूएशन की जाती है। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज़ कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम। जो आपका डेटाबेस सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हैं एज ए डेटाबेस डेवलपर, तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको तमाम उनका स्टडी करना पड़ेगा, उनका सिस्टम, ठीक है। और फिर आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और फिर वो तमाम आपकी टीम, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर फैसला करेंगे क्या आपको इस पर वर्क करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट पर, या नहीं करना चाहिए। इट डिटरमिन्स वेदर द प्रपोज सिस्टम इज़ अफोर्डेबल, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। या क्या ये आपके लिए अफोर्डेबल भी है, आपके जो टीम मेंबर्स हैं क्या वो इस पर काम कर सकते हैं, इतनी आपके पास एक्सपर्टीज़ है, इतनी रिसोर्सेज हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर सकें। इट आल्सो डिटरमिन्स द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। और ये बताता है आपको कि कौन सा एरिया जो है जिस पर वर्किंग ये स्टार्ट करेंगे। वाई इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंडक्ट, क्यों किया जाता है जी? क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्यों किया जाता है। ऑब्वियसली कस्टमर्स की जो प्रोजेक्ट, उनकी जो तमाम जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो चीज़ चाह रहे हैं अपने नए सिस्टम में, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इकट्ठी की जाती हैं और सर्वे किया जाता है, यूज़र से मिला जाता है, डायरेक्ट वन ऑन वन बेसिस पर आप उनसे मीटिंग करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स जानते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। दीज रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड द पॉसिबल इनपुट्स ऑफ फॉर डेटाबेस एंड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तमाम जो डेटाबेस में, जो नए सिस्टम में जो इनपुट्स हो सकती है ना, वो आप लेते हैं। अगर कुछ भी रह गया हो ना, कोई मिसिंग एलिमेंट अगर रह जाए इसमें, तो फिर प्रॉब्लम होती है, जाहिर है। और काफ़ी जो है ना, इसको टाइम दिया जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले फेज। इट्स आल्सो यूज टू डिफाइन द पॉसिबल डोमेन रिस्ट्रिक्शंस। यस, वो कुछ बता देते हैं आपको, भाई ये चीज़ें हैं, ये हमारी जो है ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो वो वाजे कर देते हैं इस तरह से। तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है ये मरला है। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। मॉडलिंग में हमने देखा था कि डाटा मॉडलिंग में आप कुछ डाटा ऑब्जेक्ट्स कुछ को स्पेसिफाई करते हैं, कुछ एंटिटीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ उसकी डेफिनेशन क्या दी है। द डाटा मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम। उन डाटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, उनके दरमियान रिलेशनशिप स्पेसिफाई करना। और इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। राइट, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एंटिटी और ऑब्जेक्ट। देखिए, एंटिटी आपको पता है, आइडिया है कि जो आप डेटाबेस बनाते हैं तो एंटिटीज़ होती हैं बहुत सारी, वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं उस डेटाबेस में। तो एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज़ नोन एज एंटिटी, या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं।
एन एंटिटी कैन बी अ पर्सन, ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये कोई प्लेस हो सकती है, कोई जगह, ठीक है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई फिजिकल चीज़ ही हो, ये कोई इवेंट हो सकता है। और इस ऐसा इवेंट जो कुछ प्रॉपर्टीज़ का हामिल हो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल आपकी एक ट्रांजैक्शन हुई, उसमें एक सेलर इन्वॉल्व हुआ, उसमें एक परचेजर इन्वॉल्व हुआ, और उस ट्रांजैक्शन की कोई डेट है, कोई अमाउंट है, ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कुछ डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे कुछ डाटा जनरेट हो रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं दैट इज़ एन इवेंट, और उसको आप एंटिटी के तौर पर उसको शामिल कर लेंगे सिस्टम में। राइट, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ एंटिटी। एंटिटी क्या, कौन कौन सी चीज़ हो सकती है जनाब? टीचर एक एंटिटी हो सकता है, पर्सन, सिटी, ठीक है, ये भी प्लेस हो गई, टॉय इट्स अ थिंग, इसका सेल ये एक इवेंट है या एक ये कोई एक्टिविटी है सॉर्ट ऑफ। तो ये तमाम आपकी एंटिटी की एग्जाम्पल। डिफाइन एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं जी? ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं असल में एंटिटी की। आप टीचर, सिटी, टॉय, इन सब की अगर आप करेक्टरिस्टिक्स ले लें तो वो क्या कहलाएंगी? उस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स। कुछ एग्जांपल देखें यहाँ दिए हैं। टीचर की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? नेम, जेंडर, टेलीफोन, उसका एड्रेस। और एट्रीब्यूट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओवल्स, एक सर्कल से, ठीक है, तो वो आपका एट्रीब्यूट है। व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप देखिए, डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को हम कहते हैं, एक लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ का रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा टीचीज़ का। तो रिलेशनशिप हम एक वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। द एंटिटीज़ दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। तो जो एक रिलेशनशिप में कुछ एंटिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, हम उन्हें कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। 3 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, हमने स्टडी भी किए थे। 1 to 1 होता है, 1 to many एंड many to many। इसके अलावा देखिए एक और भी है, 4 टाइप आप समझ लें। रिकर्सिव रिलेशनशिप भी एक होता है, सेल्फ रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हो गए। राइट जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्डिनैलिटी एंड मोडैलिटी। क्या होती है जी कार्डिनैलिटी? कार्डिनैलिटी कहते हैं कि दो एंटिटीज़ देखें जब पार्टिसिपेट कर रही होती हैं ना, तो पहली एंटिटी, ठीक है, पहली एंटिटी जो है वो दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ मैक्सिमम जो है वो लिंक हो सकती है? वो एक के साथ लिंक हो सकती है या एक से ज़्यादा के साथ लिंक हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। जब भी आप दो एंटिटीज़ का एक रिलेशनशिप बना रहे होते हैं तो उनका जो ताल्लुक है वो क्या वो 1 to 1 on 1 बेसिस पे रहेगा या वो 1 to many बेसिस पे रहेगा। तो ये जो मैक्सिमम वाली बात है ना कि एक या एक से ज़्यादा, ज़ाहिर है एक ही बात होगी, दो तो नहीं हो सकती। लेकिन याद रखें मैनी के अंदर 1 भी कवर हो जाता है, ठीक है, उसमें वो भी आ रहा होता है। तो कार्डिनैलिटी बेसिकली क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी associated with each instance of the related entity is known as cardinality। यानी जो एक एंटिटी का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंसेस कहते हैं जो उस एंटिटी के मेंबर्स हैं और वो उनका ताल्लुक है दूसरी एंटिटी के इंस्टेंसेस के साथ, और वो मैक्सिमम अगर आपने शो कर दिया कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है तो वो उसको हम कहेंगे कार्डिनैलिटी। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, अगर आप एक एंटिटी के मिनिमम लिंक्स की बात करें कि एक एंटिटी मिनिमम जो है, मिनिमम इतने इंस्टेंसेस के साथ लिंक हो सकती है, और आपको पता है मिनिमम कहते हैं बॉटम को, कि वो कहाँ तक डाउन हो सकती है, कहाँ तक वो बॉटम उसकी है, वो बॉटम उसकी 0 पर जाकर रुक रही है या वो बॉटम उसकी 1 पर जाकर रुक रही है। तो मिनिमम में ज़ाहिर है 0 या 1 में से कुछ हो सकता है, और मैक्सिमम में कार्डिनैलिटी में 1 या मैनी में कुछ हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं जी सेकंड जो आपकी है इसको कहते हैं मोडैलिटी, जो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को डील कर रही है। राइट जी, तो इस डेफिनेशन में ना 13 में आपके पास कार्डिनैलिटी भी कवर हो गई और मोडैलिटी भी एक ही उसमें डेफिनेशन में कवर हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इफ अ रिलेशनशिप इज ऑप्शनल और मैंडेटरी। देखिए आपका जो रिलेशनशिप है ना वो या तो ऑप्शनल होगा या मैंडेटरी होगा। हमने देखा था लॉन्ग क्वेश्चन जब किए थे, मैंडेटरी तब होता है जब मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो होते हैं वो 1 हो, यानी
कम अज़ कम एक लाजमी हो। एक एंटिटी जब दूसरी एंटिटी के साथ पार्टिसिपेट करती है, कम अज़ कम एक लिंक एक इंस्टेंस के साथ लाजमी वो पार्टिसिपेट कर रही हो तो उसे कहेंगे मैंडेटरी, यानी लाजमी। और अगर वो अगर ज़ीरो पर भी जा सकती है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑप्शनल। के अगर देखिए उसी को प्रेजेंट किया, द रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज 0, और द रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर इज 1। राइट जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईआर डायग्राम? क्या ऑब्जेक्टिव है जी ईआर डायग्राम का? देखिए ईआर डायग्राम में आप एंटिटीज़ स्पेसिफाई करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो बस सिंपली हम यही काम कर रहे होते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ईआर डायग्राम में? इसमें एक एंटिटी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, काफ़ी सारी एंटिटीज़ होती हैं और रिलेशनशिप्स होते हैं, बनाते हैं हम। और इसमें आप एट्रीब्यूट्स को भी शो करते हैं, हर एंटिटी के साथ कुछ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो शो कर देते हैं। साथ साथ हम कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी भी शो करते हैं उसमें, ठीक है। वो जो वन टू मैनी के हमने क्रोफुट नोटेशंस डाले थे, वो कार्डिनैलिटी होती है। और मोडेलिटी में उसी में आप कहीं 0 लगा देते हैं, कहीं 1 लगा देते हैं, तो वो मोडेलिटी होती है। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, नेम द सिंबल्स यूज्ड इन ईआर मॉडल फॉर एट्रीब्यूट एंटिटी रिलेशनशिप। आपके ईआर मॉडल में कौन कौन से सिंबल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं? एट्रीब्यूट्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? अभी हमने देखा ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेक्टेंगल्स। जबकि रिलेशनशिप हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से? डायमंड के सिंबल्स। और याद रखें रिलेशनशिप में हमेशा वर्ब आता है, ठीक है, टीचेस, विजिट्स या कैचेस, ठीक है, या हैज़ हैव भी आ जाता है, इज़ इस तरह के रिलेशन वो आ जाते हैं, मगर कोई नाउन नहीं आएगा, बस ये याद रखना। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस? क्या पर्पज़ है जी डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का? द मेजर ऑब्जेक्टिव इसका है कि इट इज़ यूज टू मैप द कंसेप्चुअल डेटा मॉडल टू इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। इस डेटाबेस डिज़ाइन के ज़रिए से आप कंसेप्चुअल डेटा मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने असल जो आपका डेटाबेस बनता है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में बनता है, याद रखें। कंसेप्चुअल मॉडल में हम जस्ट पेंसिल वर्क कर रहे होते हैं, कुछ डायग्राम्स बना रहे होते हैं, कुछ मॉडलिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस डिज़ाइन का पर्पज़ ये है कि हमने उसको मैप करना है, असल में इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में, फिजिकली। पर्टिकुलर डेटाबेस DBMS मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। जाहिर है इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो कोई ना कोई लाजमी आपको DBMS चाहिए, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस चाहिए और ओरेकल चाहिए, या कोई और SQL सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन? ये जो मैंने अभी बात की ना कंसेप्चुअल मॉडल के ऊपर, तो उसी को कहा जा रहा है लॉजिकल या कंसेप्चुअल मॉडल। और ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है आपके डाटा को, तमाम जो आपका डाटा स्टोर होता है ना डेटाबेस में, उसकी इसमें डेफिनेशन है, उसका स्ट्रक्चर की डिटेल्स होती हैं तमाम, वो इस लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में स्पेसिफाई की जाती है। और इसको डेफिनेशन भी कहते हैं, डाटा की डेफिनेशन हम बोलते हैं। इट आल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन, और ये तमाम रूल्स को भी स्टोर, इसमें आप रूल्स भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि तमाम जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और रूल्स जो हैं। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, कंप्लीट जो है ना डाटा की डिस्क्रिप्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन? देखिए फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो मकसद है वो इम्प्लीमेंट करना होता है डेटाबेस को फिज़िकली, और उसमें तमाम जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, इंडेक्सेस आप बनाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे आप बना रहे होते हैं, ठीक है, स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। इंडेक्सिंग इटसेल्फ एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, और टेबल्स वगैरह फिज़िकली मैप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तमाम चीज़ें आप फिज़िकल लेवल पर कर रहे होते हैं, और इसका ताल्लुक जो है वो DBMS से होता है, किसी स्पेसिफिक DBMS से होता है। राइट जी, नेक्स्ट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा वॉल्यूम एंड, ये ऐसा आता तो नहीं है मगर कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, आप असल में डेटाबेस में डाटा का जो वॉल्यूम है और उसके यूजिंग पैटर्न्स को देख रहे होते हैं, और इसके अलावा जस्ट आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये हमने देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 हमने रीड भी किया था, इसको लास्ट जो क्वेश्चन था उस पर था हमारा, लिस्ट 4 डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। 4 तरह की हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं डेटाबेस में, फिजिकल लेवल पर होती हैं, जो कि सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन्ड, रेप्लिकेटेड एंड हाइब्रिड। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज मेंट बाय
फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी? फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निक है, रिकॉर्ड्स को हार्ड डिस्क पर स्टोर करने का एक तरीका है। और फिज़िकली किस तरह से आप काफ़ी सारे वेज होते हैं जिनके तहत आप उन रिकॉर्ड्स को एक अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनको एक सीक्वेंस में सीरियल मैनर में स्टोर कर सकते हैं, आप इनको इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल मैनर में भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको डायरेक्ट या रैंडम वे में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में हमने स्टडी किया था। और इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम डिज़ाइनर मस्ट रिकग्नाइज सेवरल कॉन्स्ट्रेंट्स टू सेलेक्ट अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सिस्टम डिज़ाइनर है ना, ठीक है, उसको ये चीज़ महसूस करनी चाहिए कि उसका जो डाटा है अब उसको कौन सी वाली फाइल ऑर्गेनाइजेशन सूट करेगी, वो अपने हिसाब से उनको सिलेक्ट कर लेता है। हाउ इज़ डेटाबेस इंटेग्रिटी मेंटेन्ड? कैसे देखिए इंटेग्रिटी होती क्या है? पहली बात, इंटेग्रिटी कहते हैं कि डेटाबेस को हर वक्त एक क्या कहना चाहिए, एक दुरुस्त हालत में होना चाहिए, करेक्ट स्टेट में होना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका डेटाबेस इनकरेक्ट स्टेट में चला गया, और वो तब जाएगा जब आपने रूल्स वगैरह नहीं लगाए होंगे। डेटाबेस में ना आपको छोटे छोटे रूल्स लगाने पड़ते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं कि भाई यूज़र जब डाटा एंटर करे फलां किसी भी फील्ड में, तो वो जो है ना रूल्स को वायलेट ना कर सके। और वो तभी ऐसा नहीं कर सकेगा जब आपने रूल्स लगाए होंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स, पाबंदियाँ लगा, उसको पाबंद किया होगा भाई आपने डाटा को फ़लाँ कॉलम में न्यूमेरिक फील्ड नहीं हो सकती, फ़लाँ कॉलम में जो है आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, फ़लाँ कॉलम का ये फॉर्मेट है, आपने उस फॉर्मेट के मुताबिक ही डाटा एंटर करना है। तो इस तरह से कुछ रूल्स, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स जिन्हें हम कहते हैं वो अप्लाई करते हैं, फिर आपकी इंटेग्रिटी जो है वो मेनटेन होती है। तो डेटाबेस इंटेग्रिटी इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्टेंट्स याद रखें, पाबंदियों को कहते हैं, रूल्स हो गए। और आप पढ़ सकते हैं आगे, वही बात है, रिपीट कर रहा है मैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या होती है? डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एंटिटी क्लास एंड एन एंटिटी इंस्टेंस। आपने फ़र्क बताना है एंटिटी क्लास में और एंटिटी इंस्टेंस में। देखिए मैंने आपको बताया था एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है। अगर स्टूडेंट की एंटिटी है तो उसके अंदर अगर 10 स्टूडेंट्स हैं उस एंटिटी में, तो वो हर एक स्टूडेंट एक इंस्टेंस होता है। हर एक मेंबर जो है ना उस एंटिटी का, हम उसे कहते हैं एक इंस्टेंस। इसी तरह उसको वो जो नाम है ना स्टूडेंट की एंटिटी का नाम स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एंटिटी क्लास। ठीक है जी, तो यहाँ पे ज़रा देखें, वही बात करें, अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज, देखें हर स्टूडेंट जो है ना उस एंटिटी का, वो एक एंटिटी कहलाता है। अली भी एक एंटिटी है, बिलाल भी एक एंटिटी है, और ये तीनों या 10 की 10 एंटिटीज़ एक क्लास में हमने रख दी, ठीक है, स्टूडेंट की क्लास में, तो उसको हम कहेंगे एंटिटी क्लास। तो इस तरह से ग्रुप बन गया। ऑल एंटिटीज़ इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन, और इस एंटिटी क्लास में हर जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यकसा होंगी। बिलाल की भी, अली की भी, कामरान की भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यकसा होंगी, सेम होंगी सबकी। और ये जो अली, बिलाल, ये क्या है? एंटिटी, इनको हम कहते हैं इंस्टेंसेस। दीज आर एंटिटी इंस्टेंसेस। राइट जी, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई एंटिटी नेम, प्राइमरी की एंड एट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग। ये जो है ना आपके पास लाइन लिखी हुई है, जो ये वाली जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और ग्रुप। इसमें एंटिटी नेम कहाँ लिखा हुआ है जी? ये लिखा हुआ है स्टार्ट में, दिस इज एंटिटी नेम स्टूडेंट। और इसकी प्राइमरी की इसमें बतानी है आपने, ये स्टूडेंट आईडी है ना, ये प्राइमरी की होगी क्योंकि रोल नंबर यूनिक होता है, आपको पता है स्टूडेंट की आईडी। नेम तो रिपीट भी हो सकता है, ग्रुप भी रिपीट हो सकता है, तो ये आपकी अच्छी लग रही है यहाँ पे प्राइमरी की, इसको हम कहेंगे प्राइमरी की। और एट्रीब्यूट्स कौन से हैं इसके? ये तीनों ही एट्रीब्यूट्स हैं, ये आईडी, स्टूडेंट नेम और ग्रुप, तीनों ही आपके क्या है? एट्रीब्यूट्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, राइट 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स विद 1 एग्जांपल ऑफ ईच। आपने रिलेशनशिप बताने हैं इनके दरमियान। देखिए फर्स्ट रिलेशनशिप इज़ 1 to 1 एज 1 to 1 सच एज चेयरमैन एंड, ये जो है ना चेयरमैन और डिपार्टमेंट के दरमियान 1 to 1, एक डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन होता है, दो तो नहीं हो सकते ना, तो इसलिए इसको कहते हैं इन दोनों के दरमियान 1 to 1 रिलेशनशिप।
सेकेंड रिलेशनशिप है जनाब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान वन टू मैनी का। क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉयर के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो इनके दरमियान जो बनेगा रिलेशनशिप क्या बनेगा? वन टू मैनी। थर्ड रिलेशनशिप यहाँ पर देखें उसने बताया है मैनी टू मैनी। देखिए कैसे, स्टूडेंट स्टडीज़ कोर्स, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज उठा सकता है और एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स रख सकते हैं। तो दोनों तरफ से जब वन टू मैनी का हो ना, तो इसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी। और इसको आप इस तरह से ही पढ़ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं बहुत सारे कोर्सेज। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। व्हाट इज एंटिटी नेम प्राइमरी की फील्ड एंड एट्रीब्यूट्स इन द बिलो लाइन। इसमें आपने बताना है एंटिटी का नाम क्या है जी, बुक है एंटिटी का नाम। और एंटिटी प्राइमरी की क्या होगी इसकी? बुक आईडी होगी। उसी तरह से भी हमने किया। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स, वो सारे एट्रीब्यूट्स ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं ना, ये सारे उसके क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। बुक आईडी, टाइटल, ऑथर और डेट पब्लिश्ड। तो बच्चे ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल हैं। आई होप कि आपने समझ लिए होंगे। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।